हाय दोस्तों, कक्षा 5 का हिंदी फर्स्ट चैप्टर राख की रस्सी पार्ट नेम है। चलिए देखते हैं। राख की रस्सी। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनगे गोपो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिरी जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी से उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर उन्हें मारना या बेचना नहीं, उन्हें वापस लाना। जो के बारे में साथ, वरना मैं तुम्हारे घर में नहीं घुसने दूंगा। तो उसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। तो लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर बाल उतारते और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जो के 100 बोरे खरीदकर उससे घर वापस भेज दिया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आपबीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा इन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जो के 100 बोरे लेकर ही लौटना। तो एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उसने अपनी मुश्किल कहा सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरे के मेरे पिताजी मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए और उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जो खरीदे बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। तो उसने विची भाव से सारी कहानी कहा सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि मैं 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना करते। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेह दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिताजी को वह गले में पहननी होगी। तो लोनपोगार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसीलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। तो अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली और उसे पत्थर के सील पर रख दिया और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सील समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। तो लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। चलिए अब देखते हैं राख की रस्सी की क्वेश्चन आंसर। चलिए राख की रस्सी का क्वेश्चन आंसर देखते हैं, क्या है क्या नहीं है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। तुम्हारे विचार से वह किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे।
तो हमारे विचार से वे सोचते होंगे कि उनका बेटा आगे चलकर अपना खर्चा कैसे चलाएगा और अपना जीवन यापन किस तरह करेगा। चलिए अब ख नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती? मैं तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो अपने बेटे को प्यार से समझाती। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा? मंत्री ने अपने बेटे को शहर में दुनियादारी को समझाने के लिए भेजा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा? उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में इसलिए भेजा क्योंकि वह उसे चतुर समझदार बनाना चाहता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे और घर में पता करो। कुछ तो आज पड़ोस में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो किसी दूसरी जगह जाकर बस गए हो, तो उनसे बातचीत करो। रोज जानने की कोशिश करो कि क्या आप नए निर्णय से खुश हैं, क्योंकि एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करो। यही भी पूछो कि वह जगह क्यों छोड़ दी। चलिए उत्तर देखते हैं इसका। हमारे घर के बड़े लोग पहले गांव में रहते थे। मेरे पड़ोस में गांव से आकर रहने वाला एक बच्चा अपने निर्णय से खुश है, क्योंकि यह सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस व्यक्ति ने वह स्थान कुछ परेशानियों के कारण छोड़ दिया। मेरे पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने पति की नौकरी छोड़ने के कारण पुरानी जगह छोड़ दी। वहीं मेरे पड़ोस में रहने वाले एक अन्य बच्चे ने पुरानी जगह अपने माँ बाप के साथ दूसरी जगह जाने के कारण छोड़ दी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। जो एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी भी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। और अपने घर में और अपने स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाज के नाम पता करें। गेहूं जो। उत्तर गेहूं, जौ, बाजरा, चना, मक्का, सोयाबीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। गेहूं और जौ अनाज होते हैं और ये तीनों शब्द संख्या हैं। गेहूं और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम हैं, इसीलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा और पाठ्यपुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। तो नीचे दिए गए संज्ञाओं का वर्गीकरण इन 2 प्रकार की संज्ञाओं में करो। लेह धातु, शेरवानी भोजन, तांबा, खिचड़ी, शहर, वेशभूखा। उत्तर जातिवाचक संज्ञा ले, शेरवानी, तांबा, खिचड़ी। और जातिवाचक संज्ञा धातु, भोजन, शहर। चलिए अगला क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान क्यों? लड़की को हम बुद्धिमान कहेंगे क्योंकि अपनी बुद्धि के बल पर वह हर समस्या का समाधान आसानी से ढूंढ रही थी। नाम दो। कहानी में लोनपोगार के बेटे और लड़की का कहीं नाम नहीं दिया गया है। नीचे तिब्बत में बच्चों के नामकरण के बारे में बताया गया है। यह परिचय पढ़ो और मनपसंद नाम छांटकर बेटे और लड़की को कई नाम दो।
निमिया ढाबा। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में।